नमस्कार आप सभी को। मैं मधु पांडे, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दमोह से आपका स्वागत करती हूँ। आज का पाठ है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह कक्षा 8 वसंत भाग 3 से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की कवयित्री जया जादवानी जी के बारे में। जया जादवानी हिंदी की एक अप्रतिम गद्यकार एवं कवयित्री हैं। ये हिंदी साहित्य की युवा पीढ़ी की सशक्त कहानी लेखिका हैं और यह कविता यह सबसे कठिन समय नहीं जया जादवानी द्वारा लिखी हुई एक प्रेरक रचना है। इसके माध्यम से कवयित्री ने मनुष्य को बताया है कि जो समय अभी चल रहा है वह कठिन समय नहीं है। तो आइए सबसे पहले कविता देखते हैं हम। तो कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कवित्री कहना चाहती हैं कि वर्तमान समय को सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा हुआ है और चिड़िया यह तिनका एक सहारे के रूप में अपने साथ लिए हुए है और यह तिनका कठिन समय में चिड़िया का साथ दे रहा है और इसी सहारे के साथ चिड़िया उड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कवित्री कहती हैं कि पेड़ों से झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए एक हाथ अभी बिल्कुल तैयार बैठा है। मतलब निराश हुए व्यक्ति को एक आशा की किरण देने के लिए एक व्यक्ति उसके साथ अभी भी कोई भी एक व्यक्ति उसके साथ है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। गंतव्य मतलब वह स्थान जहाँ पहुँचना है। तो कवयित्री कहती हैं कि अभी भी स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई है। अभी भी क्या है, एक रेलगाड़ी यहाँ स्टेशन से लेकर लोगों को उनके मन चाहे इच्छित स्थानों तक पहुँचाने के लिए तैयार है, जहाँ पर कोई उनका अपना, कोई उनका प्रियजन उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। आइए अब देखते हैं आगे का भाग। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कवित्री कहती हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो अभी भी कोई हमारे पीछे, हमारा प्रियजन हमारे घर पर बैठकर हमारे लिए चिंता करता है और वह यही इच्छा जताता है कि जल्दी से घर आ जाओ, क्योंकि सूरज डूबने वाला है। मतलब अंधेरा होने वाला है, रात का समय हो रहा है, इसीलिए जल्दी से जल्दी आप घर पर पहुँचें। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री कहती हैं कि अभी भी बूढ़ी नानी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों के आखिरी हिस्से को कहा जाता है। इस आखिरी हिस्से में हमेशा एक सुखद अंत होता था, है ना। कहानी का एक सुखद अंत बूढ़ी नानी के द्वारा बताया जाता था और आज भी उन कहानियों में बूढ़ी नानी के द्वारा सुखद अंत को ही बताया जाता है। उसमें एक उम्मीद, एक आशा की किरण जगाई जाती है कि ये समय जो वर्तमान में चल रहा है वो सबसे कठिन नहीं है। अभी भी बहुत उम्मीदें हैं कि हम एक अच्छा जीवन आगे जी पाएंगे। विश्व के सभी बच्चों को अभी भी याद आता है कि अंतरिक्ष के उस पार से एक बस आएगी जो बचे हुए लोगों की सुध बुध लेकर आएगी, है ना। जो बस आएगी अंतरिक्ष के पार से, जैसे दादी नानी कहती हैं कि भगवान के यहाँ से कोई आएगा और हमें हमारे अपनों की
सारी बातें बताएगा, उनकी कुशल क्षेम बताएगा कि वे सब अच्छे से हैं। अतः वर्तमान समय कोई कठिन समय नहीं है, हमें इससे डरना या हारना नहीं चाहिए। प्रत्येक समय में हमारे समक्ष कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज़ें होती हैं और हमेशा हमें समस्याओं का नहीं वरन समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। प्रत्येक समस्या अपने साथ दो समाधान लेकर आती है, ज़रूरत है हमें उसे देखने की और उस समाधान को अपने जीवन में उतारने की। ठीक है, तो इस तरह से यह कविता बहुत ही प्रेरणादायक है, जो कि हमें मानसिक रूप से हमारे आने वाले समय में और हमारे साथ चल रहे समय में होने वाली परेशानियों और समस्याओं के लिए हमें तैयार करती है, हमें बताती है कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए और जो समस्याएं आती हैं उनका हमें हर हाल में समाधान खोजना चाहिए, है ना। हमें निराश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है और वो सब अच्छा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी अच्छी सी प्यारी सी कविता। ठीक, एक बार मैं आपको ये कविता पूरी पढ़कर फिर से सुनाती हूँ, आनंद लीजिए काव्य पाठ का। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। देखा बच्चों, कितनी प्यारी सी कविता है। चलिए, अब इस कविता के प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। तो प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न लेते हैं कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कवयित्री ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला तर्क, चिड़िया चोंच में तिनका लेकर उड़ने को तैयार है क्योंकि वह अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उस तिनके से घोंसला बनाना चाहती है। चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है ना, और उसमें अपने अंडे रखती है, अपने बच्चे रखती है, उनको उस घोंसले में सुरक्षित रखती है ना। तो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहना चाहती है, इसीलिए वह उस तिनके से घोंसला बनाना चाहती है और तिनका उसके कठिन समय में उसका सहारा है। अब दूसरा तर्क देखिए, एक व्यक्ति झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए अपने हाथ फैलाए हुए है। मतलब एक व्यक्ति अपने हाथ उस अंतिम झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए तैयार बैठा है, जिससे, और यह पत्ती यहाँ पर आशाओं और निराशाओं का प्रतिरूप है कि जो हमारे मन में जीवित रहने की, जो हमारे मन में समस्याओं के समाप्त होने की एक उम्मीद है, एक आशा है, वह समाप्त ना हो जाए तो ईश्वर किसी न किसी को हमारे पास भेज देता है, हमारी उस आशा को सुरक्षित रखने के लिए और उसको फलीभूत बनाने के लिए। चलिए, अब इसका तीसरा तर्क देखिए, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग अपने घर जाने के लिए रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी लोगों को उम्मीद है कि वे अपने घर पहुंच पाएंगे, इसीलिए वे रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भले ही अभी रेलगाड़ी आई नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है, उन्हें पूरा विश्वास है कि रेलगाड़ी ज़रूर आएगी और वे रेल में बैठकर अपने प्रियजनों के पास तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। ठीक, अब इस प्रश्न पहले का चौथा तर्क देखिए, अभी भी कोई घर पर अपने प्रियजनों के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है ना। लोग अपने घरों की ओर इसलिए जाना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रियजन, उनके माँ, पिता,
भाई बहन, उनके स्वजन, उनके स्नेहीजन, जो कि उनके प्रियजन हैं, वे उनके लौटने की प्रतीक्षा बहुत ही आतुरता से कर रहे हैं, है ना। तो लोग अपने प्रियजनों के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं, इसीलिए सभी लोग अपने घर की ओर जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं और घर पहुंचकर अपने प्रियजनों से मिलना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मनुष्यों में समस्याओं से लड़ने की ताकत है, समाधान ढूंढने की गुंजाइश है, इसीलिए वे इस समय को, इस वर्तमान समय को कठिन समय नहीं मानते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। इसका उत्तर क्या होगा? आप तो जानते ही हैं, चिड़िया तिनके का क्या करती है? चिड़िया तिनके से घोंसला बनाती है ना। घोंसला जैसे कि हमारा घर होता है, जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारे अपने प्रियजन होते हैं, माता पिता भाई बहन, है ना, सभी होते हैं, तो हम अपने घर में कैसा महसूस करते हैं? सुरक्षित। तो इसीलिए चिड़िया भी अपने घोंसले में अपने स्वजनों के साथ रहकर सुरक्षित महसूस करती है। तो अब इस प्रश्न का क्या क्या उत्तर होना चाहिए? इसका उत्तर है चिड़िया जिस तिनके को ढूंढ रही थी वह तिनका उसे मिल गया है, इसीलिए वह चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार है। इस तिनके से वह अपना घोंसला बनाएगी जिसमें वह अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहेगी। ठीक है, आ गया उत्तर समझ में। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। चलिए, तो अभी हम अभी भी को प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। तो इसका पहला वाक्य है, मयंक अभी भी पढ़ रहा है। इसका मतलब है मयंक के पढ़ने का काम निरंतर बिना रुके चल रहा है। समझ गए? अभी भी, मयंक अभी भी पढ़ रहा है, मतलब मयंक के पढ़ने का काम निरंतर चल रहा है। अभी भी गांव में लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाते हैं। अब देखिए इसमें मतलब गांव के लोग इतना हम दावा करते हैं कि हम बहुत विकसित हो गए हैं, हर जगह पानी बिजली सब कुछ पहुंच गया है, लेकिन अभी भी जो बहुत ही सुदूर पूर्व में गांव हैं उनमें अभी भी लोग कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, तब जाकर उन्हें पानी मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी गांव में लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाते हैं, मतलब अभी भी गांव में पैदल चलकर पानी लाना बदस्तूर जारी है। लोग अभी भी पैदल जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और पानी ला रहे हैं। तीसरा वाला देखिए, भोजनावकाश का समय समाप्त हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ छात्र खेल रहे हैं। इस वाक्य को पढ़ते ही साथ आपको अपना लंच याद आ गया होगा, है ना। सही बात, मतलब भोजनावकाश का समय समाप्त हो चुका है लेकिन अभी भी, मतलब छात्रों के खेलने का काम अभी भी लगातार बिना रुके चल रहा है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि अभी भी शब्द से इन 2 शब्दों को जो हम प्रयोग करके कैसे वाक्य बना लेते हैं, इनके जिन वाक्यों से हमें पता चलता है कि कोई कार्य लगातार और निरंतर बिना रुके चल रहा है ना। जैसे हम कह सकते हैं, और भी बहुत से वाक्य हैं, जैसे कि दुकानदार ने कहा कि टीवी ठीक करने में अभी भी 2 घंटे लगेंगे। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि रमेश को अभी भी बुखार है। तो इस तरह से हमें समझ में आता है ना कि अभी भी मतलब काम निरंतर चल रहा है। तो आप देखिए उपर्युक्त वाक्यों में लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले कार्यों का भाव निकल रहा है। जैसे मयंक अभी भी पढ़ रहा है, मयंक का पढ़ना निरंतर जारी है। गांव में अभी भी लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाते हैं, इसका मतलब है कि अभी भी गांव में लोग पैदल
चल रहे हैं पानी लाने के लिए, है ना, और परेशान हो रहे हैं। फिर भोजनावकाश का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ छात्र क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब उनके खेलने का काम अभी भी चल रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ वाक्य, जैसे वाक्य नंबर 1, अभिमन्यु नहीं आ सकता क्योंकि उसका काम अभी भी बाकी है। ठीक है, अभिमन्यु नहीं आ सकता क्योंकि उसका काम अभी भी बाकी है। फिर दूसरा वाक्य है, समाज में अभी भी ईमानदार लोगों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, दूसरा वाक्य क्या है, समाज में अभी भी ईमानदार लोगों की कोई कमी नहीं है। तीसरा वाक्य है, नहीं अभी भी बस के आने में देर है। तो यहाँ अभी भी वर्तमान समय का बोध करवाता है, मतलब अभी भी इन 2 शब्दों से हमें पता चल रहा है कि अभी वर्तमान समय चल रहा है, हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। और नहीं, नहीं तो आप जानते हैं, नहीं मतलब मना करना। तो यहाँ नहीं से हमें पता चल रहा है मना करना, इच्छा न होना, कमी, बचे हुए, ये सारे भाव और विचार नहीं शब्द से हमें पता चल रहे हैं। मतलब नहीं इन सभी भावों और विचारों का हमें बोध करवा रहा है। बोध करवाना मतलब हमें इनके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि नहीं और अभी भी दोनों का प्रयोग करके हम वर्तमान समय और मना करने या इच्छा न होने वाले भावों को एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो कविता से आगे है ये, इसमें एक प्रश्न है, आप जब भी स्कूल से घर जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि घर में प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही होते हैं, है ना। प्रियजन कौन होता है, माँ, पिताजी, है ना, यदि दादा दादी नाना नानी हैं तो वो, भाई बहन, है ना, और भी हमारे दूसरे रिश्तेदार, तो ये सभी हमारे प्रियजन होते हैं। तो घर में प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही होते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होती है। माँ सुबह प्यार से जगाती है, मेरी पसंद का नाश्ता और भोजन तैयार करती हैं, मुझे प्यार से भोजन कराती हैं, मेरी दिन भर की सारी बातों को बड़े प्यार से सुनती हैं, गलती करने पर डांटती हैं। मेरी माँ मेरे सुखद जीवन की हमेशा कामना करती रहती हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति सदैव हमारा हितैषी और कल्याण चाहने वाला होता है। ठीक है, प्रतीक्षा कौन करेगा, जो आपको प्यार करेगा, जो आपको हमेशा एक अच्छी और सुखद जिंदगी जीता हुआ देखना चाहेगा, वही तो आपको आपके घर लौटने की प्रतीक्षा करेगा, है ना। तो इस तरह से जो हमारे प्रियजन होते हैं उनमें सबसे प्रमुख हमारी माँ होती है, और माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं और हमेशा ही वे क्या करती हैं, अपने बच्चों के भले के लिए कार्य करती हैं, और वे अपने बच्चों की विशेष चिंता करती हैं, है ना, और सदैव अपने बच्चों के कल्याण के लिए ईश्वर से कामना करती रहती हैं, और ईश्वर से हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती रहती हैं, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि जब आप घर लौटते हैं तो आपके प्रियजन आपकी बहुत अधिक प्रतीक्षा करते हैं पूरे मन से। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि हमारे हितैषी और कल्याण चाहने वाले ही जो हमें प्यार करते हैं वही हमारी प्रतीक्षा करते हैं, है ना। हमारी माँ का प्यार हमारे लिए उनके विभिन्न प्रकार के कामों से, उनके प्यार से तो हमें पता चलता ही है, बल्कि उनके डांटने से भी हमें उनका प्यार समझ में आता है, क्योंकि माँ हमें हमेशा एक अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए
सोचती हैं, वे कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर चले, है ना। तो इसीलिए माँ अपने बच्चों को सदैव बहुत प्यार करती हैं। चलिए अब थोड़ी सी भाषा की बात कर लें। तो बच्चों क्ष और छ अक्षर वाले आपको 5-5 शब्द लिखना है, ठीक है। तो इनमें आप देखिए, जैसे कि मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। क्ष वाले कक्षा, प्रतीक्षा, सुरक्षा, आकांक्षा, शिक्षा। और छा वाले छात्र, छाता, एक छत्र, अनुच्छेद, इच्छा। तो ये क्ष और छा वाले शब्द हैं। अब प्रश्न दूसरा देखिए, निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आप जानते हैं ना, विलोम शब्द मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द। ये कुछ शब्द मैंने कविता में से ही चुने हैं। जैसे कठिन, कठिन का विलोम क्या होगा, इसका विपरीत अर्थ क्या होगा, सरल। सूर्यास्त, सूर्योदय। सूर्यास्त मतलब जब सूर्य डूबता है और सूर्योदय मतलब जब सूर्य निकलता है। मानव, मानव का विलोम होगा दानव। समय, असमय। आखिरी, पहला। तो विलोम शब्द आप जानते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं, ये है सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों जैसे कि आप देखते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य निकलता है, पक्षी चहचहाते हैं, लोग धीरे धीरे अपने कामों की ओर प्रवृत्त होते हैं, अपना कामों की शुरुआत करते हैं, है ना। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता जाता है और लोगों के काम आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। अब सूर्यास्त में क्या होता है, सूर्यास्त में जैसे जैसे सूर्य ढलने लगता है, सूर्य अस्त होने लगता है, तो लोगों के काम धीरे धीरे लोग अपने कामों को पूर्ण करते जाते हैं, पूरा करते जाते हैं और उन्हें समेटने लगते हैं, है ना। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाते हैं, सारे जानवर अपने अपने घरों की ओर लौट पड़ते हैं, है ना। जैसे गाय, भैंस, है ना, और भी दूसरे जानवर सभी अपने सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाते हैं। और फिर इसी तरह से मनुष्य भी अपने सारे कार्यों को समाप्त करके अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। तो सूर्यास्त के समय में, सूर्यास्त का समय हमें बतलाता है कि अब अंधेरा होने वाला है और अंधेरा होने से सारे के सारे कार्य इस अंधेरे के कारण, इस अंधेरा होने के पहले हमको समाप्त कर लेने हैं और अपने घरों की ओर सुरक्षित निकल जाना है और सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाना है। बच्चे जो मैदानों में खेल रहे होते हैं, उन्हें भी सूर्यास्त होने से यह समझ में आता है कि अब घर जाना है, वरना माँ नाराज होंगी, है ना। माँ नाराज क्यों होंगी, क्योंकि उनको आपकी चिंता है, क्योंकि वो आपको प्यार करती हैं और वो चाहती हैं आप हमेशा सुरक्षित रहें। तो इसलिए सूर्यास्त के समय में सभी लोग अपने अपने सुरक्षित स्थानों की ओर अर्थात अपने घरों की ओर चल देते हैं। तो बच्चों आपको सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में लिखना है, जो कि कम से कम कितना होना चाहिए, एक आपके कॉपी का एक पेज या 30 से 40 शब्दों तक होना चाहिए। और लिखते समय आप अपनी हस्तलेख का ध्यान रखेंगे, वो अच्छा और सुंदर और सुपाठ्य होना चाहिए, है ना। और शब्दों के चयन का भी ध्यान रखेंगे, विराम चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब आप कक्षा 8वीं में आ गए हैं और ये एक बड़ी क्लास है, ठीक। तो अब मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।